बनानी पड़ेगी। पुराने जमाने में क्या था, पुराने जमाने में जैसे अभी भी आपको याद हो, गांव वगैरह में खेत वेत नापने के लिए क्या कहते हैं, इतने मरला, इतने कनाल, इतने बीघा, इतने बिस्वा, इस तरीके से जो मेजरमेंट है पुराने जमाने में हम लोग तौलने के लिए मन भर, सवा तोला, रत्ती, पाव, सवा पाव, इस तरीके से यूनिट्स यूज किया करते हैं। यूनिट क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपको एक बेसिक यूनिट सिस्टम बनाना पड़ेगा और तब उस बेसिक यूनिट सिस्टम के टर्म में आपको वैल्यू को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक पहले तो यूनिट सिस्टम मेंटेन करना पड़ेगा जिसके बेसिस पे आप उस चीज को मेजर कर सकें। अब कोई पूछे कि इस पेपर की लेंथ बताओ, तो कोई पुराना जो नया बच्चा हो स्केल से नाप लेगा, कहेगा सर इतने सेंटीमीटर। लेकिन अगर कोई दूसरा गांव में है, उसको मीटर स्केल वगैरह नहीं पता है, तो ऐसे नाप लेगा 1 और 1.5, तो 1.5 बिकता। तो कोई गज से नाप लेगा, कोई सेंटीमीटर से, कोई ऐसे नाप लेगा, कई लोग ऐसे नाप लेते हैं इस तरीके से। तो मेजरमेंट करना टोटली डिपेंडेंट है आपके यूनिट सिस्टम के ऊपर से। तो आपके डिफरेंट डिफरेंट यूनिट सिस्टम में इसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आएगी। अगर मैंने इसकी एसआई यूनिट ले ली, मान लीजिए मीटर ले ली, तो मैं कहूंगा इसकी वैल्यू है 0.4 मीटर, 40 सेंटीमीटर। सीजीएस ले ली तो 40 सेंटीमीटर बोल दिया, फुट बोल दिया तो इतने का 1 फीट है। और नॉर्मली आपने कोई और यूनिट सिस्टम ले ली तो जनरली हमारे पास 3 वेल नोन सिस्टम्स है जो अभी तक हम लोग यूज करते हैं। बहुत पुराने वाले हमको नहीं यूज कर रहे हैं, जो इधर बीच हमने यूज किए हुए हैं कुछ स्टैंडर्ड 200, 300, 400, 5 सालों से, हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। और अब तो एक स्टैंडर्ड बना दिया इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, दैट इज एसआई यूनिट सिस्टम। तो अब उसी के बेसिस पे चलते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप कभी गौर करिए तो आप WWE रेसलिंग देखिए तो उसमें कहते हैं इतने पाउंड का है, किलोग्राम स्टैंडर्ड है, लेकिन अभी भी लोग पाउंड यूज करते हैं। वहां पर अमेरिका में पाउंड यूज करते हैं, माइल्स यूज करते हैं, इतने माइल्स पर आवर। तो डिपेंड करता है यूनिट सिस्टम की आपने कौन सा मेजर किया, लेकिन स्टैंडर्ड लेवल पे आपने अब यूनिट वाइज इंटरनेशनली एक्सेप्ट कर लिया है एसआई यूनिट सिस्टम को। तो यूनिट सिस्टम क्या है, टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे, नोन एज यूनिट सिस्टम। एनी physical quantity can be represented as x is equal to nu। n है न्यूमेरिकल वैल्यू और u है यूनिट सिस्टम। इसकी यूनिट या सिंपल यूनिट लिख लीजिए, सिस्टम मत लिखिए। अब आपने कहा कितने फोर्स, इसमें कितना यूनिट का फोर्स लग रहा है, तो आप कहेंगे 20 न्यूटन। 20 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है और न्यूटन इसकी यूनिट है। आप इसको डाइन में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू अलग हो जाएगी। तो अगर मुझसे कोई कहे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डिफरेंट डिफरेंट यूनिट सिस्टम में वैल्यूज तो होंगी सेम, बट न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी डिफरेंट इन डिफरेंट यूनिट सिस्टम, x is equal to n1 u1 is equal to n2 u2। फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे इस पेपर की जो लेंथ है वो पेपर की लेंथ एज इट इज सेम रहेगी, बट डिफरेंट डिफरेंट यूनिट सिस्टम में इसकी वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। 0.4 मीटर या 40 सेंटीमीटर, दोनों बात अलग है। पहले वाले में इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 0.4 थी, दूसरे वाले में इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 40 थी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। n1 u1 is equal to n2 u2। अब देख लेते हैं कौन कौन सी यूनिट सिस्टम है। एसआई यूनिट सिस्टम, सबसे पहले तो एसआई या इसी को पहले एमकेएस बोलते थे।
MKS, ठीक है। CGS भी है, लेंथ, मास, टाइम, मीटर, MKS लिखे रहने दीजिए, मीटर, मास केजी सबको पता है, सेकेंड। CGS में ये सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। FPS फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है। FPS यूनिट सिस्टम। स्टैंडर्ड जो है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, वो MKS को मान लिया गया। SI यूनिट। अब आपको जितनी भी यूनिट देखने को मिलेंगी सब SI यूनिट सिस्टम में दी जाती है। ये 7 फंडामेंटल देखी थी। मीटर, केजी, सेकेंड, एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, कैंडेला, मोल। देखिए अब हर किसी की डेफिनेशन आप देख सकते हैं, आप पढ़ लीजिएगा, हालांकि जरूरत नहीं है, बुक वगैरह में दे रखी है, एनसीईआरटी में दे रखी है कि हर किसी को एक स्टैंडर्ड बना दिया गया। स्टैंडर्ड क्या बनाया गया, कहीं ना कहीं आपको स्टैंडर्ड की वैल्यू दे रखी गई है, आपको स्टैंडर्ड की वैल्यू बताई गई है। अब जैसे 1 मीटर, तो इसने कहा कि एक पर्टिकुलर क्रिप्टन इसके वेवलेंथ का इतने गुना, या लाइट के द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस इन 1/दिस सेकेंड। तो हर एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए एक डेफिनेशन को मेंटेन किया गया है, दैट इज 1 मीटर। 1 मीटर कितना है, 1 केजी को नापने के लिए एक पेरिस में एक रख दिया गया है टुकड़ा, उसको स्टैंडर्ड मान करके 1 केजी मान लिया गया, ठीक है। सेकंड के लिए घड़ी को बताया गया कि इतने सेकंड में इतना कितना हो जाएगा। तो हर किसी के लिए एक डेफिनेशन दी गई है, सातों फिजिकल क्वांटिटीज के लिए। वो रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं कि व्हाट इज 1 मीटर। आप चाहेंगे तो किताब खोल के देख लीजिएगा, उसमें मिल जाएंगे आपको पढ़ने के लिए, एक नॉलेज के लिए अगर आप चाहें तो आप उसको पढ़ सकते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होगा, या 1 मीटर की डेफिनेशन क्या है, 1 केजी की डेफिनेशन क्या है, 1 सेकंड की डेफिनेशन क्या है, 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या है, 1 केल्विन की। इन डेफिनेशन को हमको कोई लेना देना नहीं है ना, हमें कोई मतलब है ना, कहीं भी पूछेगा कोई ना, कभी आती है और सिलेबस में नहीं है। हाँ, बट ये है कि जानकारी के लिए आप पढ़ना चाहें साइंस के तौर पे, आपको क्या साइंस क्या चीज है, साइंस की नॉलेज के बेस पे आप इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब फोर्स की यूनिट न्यूटन लेते हैं, एनर्जी की यूनिट जूल लेते हैं। सीजीएस में ये दोनों स्टैंडर्ड पूछ लेता है। अर्ग, फोर्स की यूनिट डाइन है, एनर्जी की यूनिट अर्ग है, ठीक है। डाइन क्या है, सीजीएस यूनिट है, और अर्ग क्या है, अर्ग भी एनर्जी की यूनिट है, सीजीएस यूनिट। तो ये तो बेसिक स्टैंडर्ड है, सीजीएस में हम इनको यूज करेंगे। और कन्वर्जन मेनली जो आपका यूनिट सिस्टम की प्रॉब्लम बनेगी, न्यूमेरिकल बनेगा, वो न्यूमेरिकल सिंपली ये आने वाला है कि इस यूनिट सिस्टम में इतना है तो उस यूनिट सिस्टम में कितना होगा। मीटर और सेंटीमीटर का रिलेशनशिप आपको पता है, फुट पाउंड के बारे में भी आप जानते हैं, 1 फुट इज इक्वल टू 30 सेकेंड, 1 पाउंड इज इक्वल टू दिस। तो आप इसकी वैल्यू को भी याद रखिएगा, फुट वाली वैल्यू, लेकिन हालांकि ये एफपीएस में पूछता नहीं है, एफपीएस में काम नहीं करता, मीटर और सेंटीमीटर वाली स्केल में बात कर लेते हैं, एमकेएस और सीजीएस में। मेन है कन्वर्जन ऑफ यूनिट, एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्जन कैसे करेंगे वो बताना है।
x इज इक्वल टू n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ठीक है, पुट डायमेंशन, जैसे x की डायमेंशन है m के पावर a, l के पावर b, t के पावर c। तो n1 m1a l1b t1c इज इक्वल टू n2 m2a, समझाता हूं क्या है ये, l2b t2c। ये m1 है फर्स्ट यूनिट सिस्टम में, फर्स्ट यूनिट सिस्टम में, दूसरे यूनिट सिस्टम में। तो फर्स्ट यूनिट सिस्टम में इसकी वैल्यू n1 है, दूसरे यूनिट सिस्टम में इसकी वैल्यू n2 है। ठीक है, तो अगर मैंने कहा x की डायमेंशन हमने पहले निकाली थी m के पावर a, l के पावर b, t के पावर c, मान लीजिए आपको गिवन। तो आप पहली यूनिट सिस्टम में अगर बात करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू n1, m1 के पावर a, l1 के पावर b, t1 के पावर c। m1 क्या है, मास इन फर्स्ट यूनिट सिस्टम। l क्या है, लेंथ, और t क्या है, टाइम। जनरली सेकेंड ही रहने वाला टाइम, तो टाइम में चेंज नहीं होने वाला। तो पहली यूनिट सिस्टम में मास है, मान लीजिए एसआई की बात करें तो मास केजी में, लेंथ मीटर में, टाइम सेकंड में। दूसरी यूनिट सिस्टम में मास क्या है, मान लीजिए सीजीएस यूनिट सिस्टम ले लिया, तो मास है ग्राम, लेंथ है सेंटीमीटर, टाइम है सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यू लिखेंगे और आपको n1 बाई n2 की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज सिंपली, या n2 बाई n1 लिख लीजिए, n2 बाई n1 इज इक्वल टू m1 बाई m2a into L1 by L2b into T1 by T2। आप इस तरीके से पहले यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में चीजों को कन्वर्ट कर सकते हैं। निकालना बहुत ही आसान है, चुपचाप डायमेंशन पुट कीजिए, एक तरफ किलोग्राम समथिंग समथिंग, एक तरफ सेंटीमीटर, देख लेते हैं। एग्जाम्पल सभी को पता है वैसे ही, 1 जूल इज इक्वल टू n अर्ग, n की वैल्यू बतानी। ठीक है, एससीजीएस सिस्टम में है, तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल या अर्ग। एनर्जी की डायमेंशन m L2, हाँ ठीक है, सबको पता है, गुड, वेरी गुड, पता है मुझे, ml2t माइनस 2, क्या आसान सी चीज ही है, ml2t माइनस 2 होती है। अब निकालने का तरीका बस सिखा रहा हूं मैं, अभी दूसरे क्वेश्चन में कन्वर्ट करूंगा, इसमें तो बहुत आसान है, अभी चीजें बदलूंगा मैं, आप चिंता मत कीजिए। तो अभी तो बस सिंपल वाला करा रहा हूँ, 1 जूल इक्वल टू 10 दिस, उसके बाद कन्वर्ट कर दूंगा मैं वैल्यू को। तो 1 जूल किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू n ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, पहले यूनिट सिस्टम में वैल्यू थी 1 जूल, तो जूल की वैल्यू लिख ली, सेकेंड वाले में n g माइनस सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बाई, तो डायमेंशन का ध्यान रखना है, डायमेंशन के बेस पे लिखना। अब n की वैल्यू लिख ली, n इज इक्वल टू किलोग्राम बाई ग्राम इंटू मीटर बाई सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन सेकेंड बाई सेकेंड का स्क्वायर। किलोग्राम बाई ग्राम कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1000 इंटू मीटर बाई सेंटीमीटर 100 का स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर, दैट बिकम्स 10 टू पावर 7। ठीक है, इसी तरीके से 1 न्यूटन इज इक्वल टू n डाइन, बताइए कितनी होगी, टेन टू पावर 5। हाँ पता है, यही तो बहुत आसान है, समझ नहीं है अभी आदित्य। ठीक है, देखो आदित्य टी, ठीक है बेटा, देखो क्या है, ध्यान दो, इसीलिए कहता हूँ डेली क्लास अटेंड करनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए।
क्लासेस बिल्कुल मिस मत करो, बहुत सिंपल चीज है ये। देखो ध्यान देना, डायमेंशन अगर मालूम है तो कोई इश्यू नहीं है। एनर्जी की डायमेंशन होती है ml2t-2, ठीक है, ml2t-2 आपकी डायमेंशन है। अब मास, लेंथ, टाइम, तो एक यूनिट सिस्टम है SI या MKS और दूसरी यूनिट सिस्टम है CGS। तो 1 जूल इज इक्वल टू एन अर्ग। तो एक तरफ 1 जूल, जूल की यूनिट लिखो क्या, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके साथ देखो ना, m का मतलब किलोग्राम, लेंथ का मतलब मीटर का स्क्वायर, t-2 मतलब नीचे आ गया सेकेंड का स्क्वायर। और दूसरी CGS में चले जाओगे तो CGS में ग्राम, सेंटीमीटर, सेकेंड। अब दोनों तरफ से n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू पुट कर लिया, किलोग्राम बाई केजी, मीटर बाई सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन सेकंड बाई सेकंड का स्क्वायर, दिख रहा है ना, किलोग्राम बाई ग्राम। तो सेम यूनिट वाले देखो लिखा ना, m1 बाई m2, l1 बाई l2, इसको याद मत करो, बस सिंपली वैल्यू पुट करके तब निकालने की कोशिश करो। जैसे 1 न्यूटन इज इक्वल टू n डाइन दे रखा है, तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m lt-2, ठीक है। तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू n टाइम्स ग्राम सेंटीमीटर बाई सेकेंड का स्क्वायर। तो n की वैल्यू आ गई किलोग्राम बाई ग्राम इंटू मीटर बाई सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड बाई सेकेंड का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दी, 1000 इंटू 100 दैट इक्वल्स टू 10 टू पावर 5। तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू पावर 5, सॉरी 1 डाइन न्यूटन है, सॉरी 1 न्यूटन is equal to 10 to power 5 टाइम, ठीक है। चलिए देखते हैं, इन 1 यूनिट सिस्टम A, m is equal to 10 kg, length is equal to 20 meter और time is equal to 5 second. In second unit system B, m is equal to 1 kg, length is equal to 100 meter, time is equal to 10 second. Value of क्या हो गया, H to all H, H क्या है भाई, H लेफ्ट आए फिर गायब। वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी X in A is 100 unit. Find value in B. बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से, इसीलिए मैंने एक ऐसा क्वेश्चन बना दिया रैंडम। पावर का पूछ सकता है, प्रेशर का पूछ सकता है, किसी का भी पूछ सकता है, जनरली सीजीएस में पूछ लेता है। अच्छा, अच्छी बात है, डायरेक्ट निकाल दिया तुमने। तो मैंने डायमेंशन बताई तुम्हें, भव्य ऐसे कैसे निकाल रहे हो हवा में? अभी तो मैंने क्वेश्चन पूरा ही नहीं किया, मैं तो बस समझा रहा हूँ, भी क्वेश्चन लिखना है मुझे। फाइंड वैल्यू ऑफ बी व्हेन x इज इक्वल टू m l2 t-3। बताना पड़ेगा क्या, एक फिजिकल क्वांटिटी, उसके बिना आप डायमेंशन लगा दोगे भाभी? बेटा इतनी जल्दी क्या है, समझना है पहले क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन देखो, ये सब तो बच्चों वाली चीज है। अब इसमें समझना क्या है, रैंडम यूनिट सिस्टम बनाना चाहेगा भाई। भव्य ने बनाया अपने यूनिट सिस्टम, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, मैं समझता हूँ। भव्य ने बनाया अपना यूनिट सिस्टम ए, मौलिक ने अपना सिस्टम बनाया बी, ठीक है। उसने कहा मेरे मेरे यूनिट सिस्टम में मैं इस तरीके से नापता हूँ, मेरे पास जो स्केल है वो 1 किलोग्राम वाली स्केल नहीं है, और भव्य के पास 10 किलोग्राम का मिनिमम बटकर है, उसी से नाप सकता है वो, ठीक है। तो उसने नापा अपनी फिजिकल क्वांटिटी को, जिसकी फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल डायमेंशनली पे इस तरीके से डिपेंडेंट थी ml2t-3 पे। पहले वाले में ये था यूनिट सिस्टम, दूसरे वाले में यूनिट सिस्टम ये था। अब पहले वाले सिस्टम में उसकी वैल्यू 100 यूनिट थी, दूसरे वाले में वैल्यू क्या होगी वो निकालनी है, तो बस वही वाला फॉर्मूला लगाओ,
N2/N1 इज इक्वल टू फलाना ढिमकाना, जल्दी से पुट करके फटाफट निकाल लो, जल्दी से। दलिशा का आ रहा है 250/8, प्रांजल का आ रहा है 320, अंजलि का आ रहा है 320। देखो भाई और बताओ। अंश का भी 320, रिदम का 320। बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है, दिमाग लगाइए बस, लिख लिया कीजिए। x इज इक्वल टू 100 यूनिट, 10, 20, 5, 10 kg इंटू 20 मीटर का स्क्वायर अपॉन 5 सेकेंड का होल क्यूब। ये थी ना डायमेंशन, mL2T-3 बराबर n, यूनिट सिस्टम दे रखा है 110 1 kg इंटू 100 मीटर का स्क्वायर बाई 10 सेकेंड का होल क्यूब। अब इसको सॉल्व करना है, निकाल लीजिए फटाफट। कितना आ गया ये, n इज इक्वल टू के जी से कट जाएगा, 100 इंटू 10 इंटू 400 बाई 5 इंटू 1000 बाई 1 इंटू 10,000। तो ये आ गया, तो 5 क्यूब है ना, हाँ 25 125 हो जाएगा, 125, ठीक है। 400 इंटू 100, ठीक है। T20 इज करेक्ट, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। ऐसे पावर की पूछ ले, इसकी प्रेशर की पूछ ले, इस यूनिट सिस्टम में, उस यूनिट सिस्टम में, तो मैंने इसीलिए रैंडम उठा लिया। ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि पहले यूनिट सिस्टम में और दूसरे यूनिट सिस्टम में वैल्यूज को मेजर करते वक्त क्या वैल्यूज ली जाती, ठीक है। वैल्यूज का मेजरमेंट कैसे होगा वो आपका काम है, आप उसको देख के समझ लेंगे। तो आप पहले यूनिट सिस्टम में लिख लिया कीजिए। पहली बात तो बिना डायमेंशन के आगे मत बढ़िए। तो ये डायमेंशनल एनालिसिस की एक और यूज है। तो जैसे हमने फॉर्मूला डिराइव किया, हमने करेक्टनेस चेक की, हमने अननोन फिजिकल क्वांटिटीज निकाली, हमने अननोन यूनिट सिस्टम में डायमेंशंस निकाल के देखी। तो एक तरीका ये भी है कि आप दो यूनिट्स को कन्वर्ट करना भी सीख ले। तो एक एसआई यूनिट, एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्जन। और मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर और थोड़ी बहुत जो चीजें पढ़नी है, थ्योरी व्योरी वाला पार्ट, नॉर्मल नॉलेज वाला पार्ट है, वो आप अपने आप करते हैं। अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, मैं हल्का फुल्का आपको आइडिया देता हूँ, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। रूल है, उसके कुछ रूल है। जीरो, नॉन जीरो वैल्यूज, जितने भी नॉन जीरो वैल्यूज है, सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा है, केमिस्ट्री में पढ़ा दिया सर ने? यस सर, पढ़ा दिया सर, पढ़ा दिया। तो बढ़िया है। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं वो आपको पता होना चाहिए। सिग्निफिकेंट फिगर्स को ऐड करना है, तो मैं उस पर टाइम किल नहीं करता, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, मुझे रिवीजन भी कराना है। तो सिग्निफिकेंट फिगर मैं फटाफट रिपीट कर देता हूँ, आप उसको याद रखिएगा। अब जितने भी नॉन जीरो नंबर है वो क्या है, वो सब के सब सिग्निफिकेंट्स है, सिग्निफिकेंट नंबर्स है। अब जीरो की बात आती है,
तो नॉन डेसिमल नंबर में ट्रेलिंग जीरोस क्या है? नॉन सिग्निफिकेंट्स है। और किन्हीं भी दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में जो जीरोस आएंगे वो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। डेसिमल के पहले, डेसिमल नंबर में डेसिमल के लेफ्ट में और पहले नॉन जीरो नंबर से पहले वाले जो जितने भी जीरो हैं वो सब नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, और ट्रेलिंग जीरोस जो भी होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे डेसिमल नंबर्स में। पावर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एडिशन करते वक्त, मल्टीप्लिकेशन करते वक्त इनके रूल याद कर लीजिए। तो एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा, एक ही क्वेश्चन मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा मुझे लगता है। सिग्निफिकेंट फिगर पे एक न्यूमेरिकल आपको मिलेगा, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, सिग्निफिकेंट फिगर के रूप के तौर पे अपने कॉपी में लिख भी लीजिएगा, ठीक है? नहीं तो एनसीईआरटी में दे रखा है, एनसीईआरटी वाली जो बुक है उसमें दे रखा है, इसमें मैंने जो नोट भेजे शायद उसमें भी होगा, नहीं होगा तो मैं आपको फिर एक स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। हालांकि केमिस्ट्री सर ने लिखवा ही दिया सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है? तो डोंट यू वरी। अब बात आती है, दो चीजें हमारे पास बचती हैं जो कि पूछी जा सकती हैं। एक है वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज वाला कंसेप्ट, और दूसरा है पैरेलैक्स मेथड। तो आज मैं पढ़ा देता हूं आपको पैरेलैक्स, और कल हम वर्नियर स्क्रू के बारे में और बात कर लेंगे। आज बुधवार हो रहा है, कल थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे लेंगे डाउट्स, ठीक है? फ्राइडे और सैटरडे को आपका डाउट होगा, जो भी चीजें नहीं आएंगी इस यूनिट में, इसीलिए मैंने खूब सारे क्वेश्चन भेज दिए हैं। डीसी पांडे वाला ही फोटो स्टेट उठा के भेज दिया, तो अब ध्यान रखिएगा, उससे भी न्यूमेरिकल करना चाहे तो कर लीजिएगा। तो यूनिट एंड डायमेंशन बड़ा ही आसान है, डायमेंशन निकालना सीख लिया, डायमेंशनल एनालिसिस आपको पता चल गई। डायमेंशन में एक फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है अक्सर, ये पढ़ा है आप लोगों ने वंडर वाल इक्वेशन? ये इक्वेशन पढ़ी है? ये तो पढ़ी होगी। नो, यस सर सर। ये रियल गैस इक्वेशन है। ये रियल गैस के इसमें वंडर वाल इक्वेशन बोलते हैं, p प्लस ए बाई वी स्क्वायर, तो इसमें डायमेंशन पूछ लेता है। एक बार बस लिखवाई थी हमने 9th में। कोई बात नहीं भाई, लॉजिकल है। a बाई वी स्क्वायर की डायमेंशन प्रेशर की डायमेंशन के बराबर होगी, b की डायमेंशन वॉल्यूम की डायमेंशन के बराबर होगी, n नंबर ऑफ मोल है, r आइडियल गैस कांस्टेंट है, t टेम्परेचर केल्विन में। तो इनकी यूनिट टेम्परेचर वाला गेम है, ठीक है? तो टेम्परेचर वाले भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो p प्लस, ये भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, p प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू एन आर टी। ए बाई वी, ए की डायमेंशन और b की डायमेंशन पूछ लेता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि अल्फा और बीटा फॉर्मूले में दे देगा, ऐसे इसमें क्वेश्चन पूछ लेगा कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ए बाई बी। तो ए की डायमेंशन निकाल लो, बी की डायमेंशन निकालो, ए बाई बी की डायमेंशन निकाल लो, ठीक है? चलो क्वेश्चन करो एक बार, की डायमेंशन निकालो। ये प्रेशर है p, v वॉल्यूम है, n नंबर ऑफ मोल है, r आइडियल गैस कांस्टेंट है, t टेम्परेचर है। r की पहले, चलो r की डायमेंशन निकाल लो पहले, r की निकालो, फिर a और b की निकालो। सर n क्या है? नंबर ऑफ मोल बेटा, उसकी यूनिट डायमेंशन मोल होता है, n नंबर ऑफ मोल। उत्तर की यार केल्विन पर मोल नहीं बेटे, जूल पर केल्विन पर मोल आती है। आर की डायमेंशन आती है, ये भी आर भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ml2t माइनस 2 मोल माइनस 1 केल्विन माइनस 1, ठीक है? पीवी की डायमेंशन जूल की डायमेंशन होती है, ध्यान रखना। पीवी इज इक्वल टू जूल, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू एनर्जी। मैं निकाल देता हूं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। एम प्रेशर की हो गई, हाँ ठीक है, ml2t माइनस 2 मोल माइनस 1, सेकंड नहीं है वो, टेम्परेचर है, टेम्परेचर केल्विन माइनस 1, वो टाइम नहीं है, t इज नॉट टाइम, t इज टेम्परेचर, दैट इज केल्विन ले लेते हैं। m l माइनस 1 t माइनस 2 इंटू वॉल्यूम L3 n मोल, r की डायमेंशन निकालनी है, t की डायमेंशन केल्विन। r की डायमेंशन निकल गई, हाँ ठीक है बेटे, m L2 t माइनस 2 मोल माइनस 1 केल्विन माइनस 1, ठीक है? अब ऐसे पूछ ले p प्लस
A by V square into V minus B is equal to nRT। ये पूरा का पूरा तो फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन तभी सेम होंगे जब मतलब तभी ऐड होंगे जब उनकी डायमेंशन सेम होगी। तो A की डायमेंशन हो गई m l minus 1 t minus 2 into l के पावर 6, तो m l के पावर 5 t minus 2 A की डायमेंशन। और B की डायमेंशन तो कुछ है ही नहीं। B की डायमेंशन क्या आ जाएगी, वॉल्यूम की डायमेंशन दैट इक्वल्स टू L क्यूब। अब इसमें क्वेश्चन पूछता है A बाई बी की बता दो, B बाई सी की, A बाई ए स्क्वायर B की डायमेंशन बता दो। तो कुछ नहीं, जैसे A की डायमेंशन दे रखी है तो इन दोनों की निकल जाएगी, तो अननोन डायमेंशन निकालने के लिए काम कर लेगा। अच्छा, थोड़ा पैरेलक्स मेथड के बारे में बात करते हैं। एंगल का गेम याद रखें। एंगल क्या, एंगल बड़ी आसान तरीके से आपने मेजर किया कि कोई भी आर्क लेंथ है, शुरुआत में डिस्कस किया था हमने, आर्क लेंथ है वो सेंटर पे जितना भी एंगल मेंटेन करती है वो निकालने का तरीका होता है थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक है, और इसको यूनिट वाइज रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, रेडियन में। मैंने पहले ही बताया पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, काफी हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब इसी मेथड को यूज करते हैं लेंथ को निकालने के लिए, लंबी डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए। इनफैक्ट छोटी डिस्टेंस पे भी न्यूमेरिकल लगाया जा सकता है। जैसे क्वेश्चन क्या कहा जाए, काफी दूर एक पेड़ है एक डिस्टेंस पे, वो किसी बंदे की आंख पे एंगल मेंटेन करता है, याद रखिएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स होता है। ठीक है, तो जनरली एंगल दिया होता है डिग्री सेकेंड, बहुत छोटे छोटे एंगल्स के लिए होता है। तो थीटा, तो ये h है और ये डिस्टेंस आपने d ले ली, तो tan थीटा फिगर से जानते हैं क्या होता है, h बाई डी। अप्रोक्सीमेटली इसको थीटा लिख दिया जाता है, दैट इक्वल्स टू h बाई डी। आपको एक चीज याद रखनी है, फॉर स्मॉल एंगल्स theta is nearly equivalent to tan theta is nearly equivalent to sin theta। ठीक है, जब थीटा की वैल्यू बहुत छोटी हो तो थीटा tan थीटा या sin थीटा के इक्विवेलेंट होता है, तो हम तीनों को आपस में रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो हाइट अपॉन डिस्टेंस वाला क्वेश्चन तो आपने खूब कर लिया, हाइट अपॉन डिस्टेंस इक्वल टू tan थीटा, इसको नॉर्मली थीटा इक्वल टू h बाई डी। तो यहाँ नापने का तरीका है लॉन्ग डिस्टेंसेस को, जैसे कि किसी स्टार की डिस्टेंस, किसी सन का डायमीटर और दिस एंड दैट। सन के बारे में आजकल आप सुन रहे हो कुछ, क्यों भाई? पिछले कई मेरे ख्याल से 45 कई दिनों से, जब से कोरोना वोरोना वाली कहानी चालू हुई है, सन भी थोड़ा शांत बैठा हुआ है। कह रहे हैं कि करीब 2-3 महीनों से वो सन के अंदर कोई भी वो हलचल नहीं हो रही, मैग्नेटिक जो वेव्स जनरेट होती हैं, जो सोलर स्टॉर्म जनरेट होता है, वो बिल्कुल जनरेट ही नहीं हो रहा है। बहुत शांत है सूरज कई पिछले करीब 1.5-2 महीनों से, और कह रहे हैं कि ये तूफान के पहले की शांति है। तो थोड़ा संभल के रहिए, क्या पता कुछ हो जाए, किस दिन ग्रिड विड फेल हो जाए। तो अगर सोलर अचानक से कोई एक्सप्लोजन होता है सन की सरफेस पे, तो वो सोलर स्टॉर्म जनरेट करेगा, चार्ज पार्टिकल्स को एमिट करेगा, और वो चार्ज पार्टिकल्स हमारी मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करेंगे, हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को। उससे क्या होगा सर? हाँ, तो अगर होगा क्या? ज्यादा पावरफुल होगा तो हम एक बार की जल जाएंगे, मतलब काफी अच्छा हुआ, अगर अच्छे लेवल का हुआ तब तो पूछने का भी समय नहीं है। विद इन माइक्रो सेकेंड बहुत लंबा समय बता दिया मैंने। कुछ फ्रैक्शन ऑफ प्लैंक सेकंड की बात करें तो कुछ प्लैंक सेकंड के अंदर ही हम निपट जाएंगे। ठीक है, वैसे जनरली जो पहले एक बार 1800 में आया था, 1850 कब का आया था, डेट मुझे याद नहीं है, तब पूरे के पूरे जितने भी ग्रिड थे ना पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स, वो सब फेल हो गए। मतलब एक पावरफुल स्टॉर्म अगर आ जाता है तो कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कई दिनों से, मतलब साइंटिस्ट ही कह रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, लोगों को क्या मालूम, साइंटिस्ट कह रहे हैं कि कई दिनों से 2-2.5 महीनों से बिल्कुल कोई हलचल ही नहीं हो रही है सन की सरफेस। और सन की सरफेस पे कोई हलचल ना होने का मतलब है कोई तूफान आने की संदेशा। क्यों? क्योंकि सन की सरफेस पे हमेशा मैग्नेटिक वेव जनरेट होती रहती है, मैग्नेटिक वो उथल पुथल, और वो जैसे वो बुलबुले नहीं फटते रहते उबलते हुए पानी में, यस सर। पानी उबल रहा है तो उसकी सरफेस पे बुलबुले फटते रहते हैं, तो उसी तरीके से सन की सरफेस पे भी बुलबुले, मैग्नेटिक बुलबुले फूटते रहते हैं, और उसको चार्ज पार्टिकल चारों तरफ फेंकता रहता है, लेकिन ज्यादा एक्सेस में नहीं फेंकता, थोड़े बहुत फेंकता है, इतना फेंकता है कि हम झेल जाते हैं, हमारी मैग्नेटिक फील्ड उसको बाहर फेंक देती है।
लेकिन इस बार संभावना थोड़ी लग रही है कि कई दिनों से कुछ हो ही नहीं रहा है, तो जब होगा तो लंबा होगा तो काफी ज्यादा लंबा हो सकता है। वो लंबा कितना लंबा होगा, कितना बड़ा होगा, वो डिपेंडेंट है। तो आजकल वैसे ही माहौल ठीक नहीं चल रहा है। आंधी तूफान आ रहा है, रात में देखा आपने, बिना बात के आंधी तूफान आ रही थी, सर भयंकर बिजली वाली। कड़क रही थी बहुत ज्यादा। बिजली नहीं, कल भयंकर आंधी तूफान आया है। कल तो लग रहा था जैसे कि भगवान भी कह रहे हैं, मैं और मौसम को खराब करूंगा, कोरोना को और फैलने दूंगा, मैं गर्मी आने ही नहीं दूंगा, कोरोना के लिए मैं सुटेबल कंडीशंस और मेंटेन करूंगा। वो इतने सोचिए शोर आप, चले। 5-10 मई हो रही है और इस वक्त टेम्परेचर देख रहे हैं क्या है? फरवरी फरवरी मार्च वाला टेम्परेचर चल रहा है इस वक्त। पिछले साल अप्रैल में ही गर्मी आ गई थी, अभी तो मई स्टार्ट हो गया पर गर्मी तो नहीं है। एसी चलते थे, मतलब अप्रैल में एसी चल रहे थे, मुझे ध्यान है। अप्रैल में एसी चलाने की जरूरत पड़ रही थी, अभी तक कूलर तक नहीं चलाया मैंने। एसी Yes, तो sir. बहुत, पंखा भी रात में ठंडी देता है, रात में पंखे बंद कर देने पड़ जाते हैं, इतनी ठंडक लगती है। तो अभी मौसम खराब है, ये सब कोरोना के फेवर है। भगवान चाहता है कोरोना फैले। काफी उत्पात मचाया है हम लोगों ने, निपट जाए लोग, अच्छा है। हम बचे रहे, बाकी लोग नहीं पड़े, बाकी लोग क्या, बच्चे भी नहीं बचे रहे, लेकिन निपट जानी चाहिए जनसंख्या। 6 कितने हैं अभी? 6 अरब है ना, 6-7 अरब है। तो 6.8, 7 अरब में से 6.8 अरब लोग निपट जाए, बाकी जनसंख्या खाली हो जाए, हम ही लोग रहे, फिर जमीन पे कब्जा वब्जा करके तमाम रिसोर्सेज को यूज करें, अमीर आदमी बने। 4.5 बिलियन नहीं नहीं, ज्यादा है बेटे मेरे ख्याल से, सर मेरे वर्ल्ड में हिसाब से। हाँ, वर्ल्ड में 6-7 अरब लोग हैं इस वक्त। अरे 1.5 अरब के आसपास हम ही हैं, चाइना है करीब 1.5-2 अरब के आसपास, तो दोनों को मिला के आधा है। 30 करोड़ है सर इंडिया में। हाँ, 7.3 बिलियन बता रहा है मौलिक, वही लगभग हो गए ना 7 अरब के आसपास। अरब अरब समझते होंगे ना, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील पद्म, इस तरीके से आगे चलता है। पुरानी यूनिट, अभी हम यूनिट सिस्टम पढ़ ही रहे थे, अमेरिका 1000 पे चलते हैं। आयुष पूछ रहा है कि सर सैटरडे को टेस्ट नहीं होगा, मैडम से पूछ लो, देना होगा तो दे देंगे, कोई इशू नहीं, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं तो अब कल अपना निपटा करके मैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे डाउट ले लूंगा, नहीं भी हो संडे को भी ले लूंगा मैं, मुझे कोई इशू नहीं है। टेस्ट संडे को करा लो। 7.8 भावुक कह रहा है, 7.8 मौलिक कह रहा है 7.3। कोई नहीं, गूगल पे मारो पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड, तुरंत आ जाएगी, उसमें घड़ी भी बढ़ती रहेगी। कोरोना की वजह से कम हो गया हमें कुछ, हालांकि सब लोगों को बचना चाहिए, मरना वरना किसी को नहीं चाहिए। मैं तो अपने फायदे की बात कर रहा था बस, जनसंख्या बहुत कम हो जाए तो अच्छा है। खैर ऐसा होगा नहीं, ये पहले भी आ चुका है, लास्ट ईयर 20 1920 में इन्फ्लुएंजा फैला था, तब मरे थे काफी लोग, लाखों लोगों के ऊपर मर गए थे इन्फ्लुएंजा से। उसके पहले प्लेग वेग आया था लंदन में। तो ऐसे बीमारियां महामारियां आती रहती हैं। तो जब लोगों ने दवाइयां बनाई, तो नई टाइप की बीमारी आ गई कोरोना। अब अगले कुछ सालों बाद, अभी तो नहीं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग दुष्ट हुए जा रहे हैं, जिस तरह से हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो आगे लंबी चौड़ी वाली बीमारियां न्यूज आ रही है कि इजराइल ने बना ली सर वैक्सीन। न्यूज तो आती रहेगी, जब तक उसका सफल परीक्षण नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला बेटे। until and unless you are able to cure any single person, till then you cannot say that this vaccine is correct one, because जो कोरोना का फ्लू है वो आज का फ्लू नहीं है। कोरोना जो वायरस है वो बहुत पुराना वायरस है, ये कंटिन्यूअसली बार बार आता रहता है, अपने उसको कन्वर्जन के, अपने रूप को चेंज करते हुए। तो जब तक क्योरनेस नहीं, मतलब क्योर नहीं होता तो कुछ नहीं, क्योर जरूरी। आ गया आ गया। कोई बोलना। हाँ भाई, माइक ऑन कर रखा है, क्या क्या बोल रहे हो पता नहीं। चलो ध्यान दो, पैरालेक्स मेथड पे ध्यान दे। बेटा गूगलिंग मत करो, ठीक है, अपनी नॉलेज पे बात करो, गूगल मार के 19। अब ध्यान दीजिए, किसी भी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम एंगल वाला गेम नापते हैं। कौन से इंग्लिश में बोल रहे? माइक ऑफ कर। तो हम नाप सकते हैं, मान लीजिए ये डिस्टेंस d है, तो हम लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए हम कह सकते हैं ये डिस्टेंस r है, तो फॉर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस थीटा को हम d/r लिख सकते हैं। अगर वो स्ट्रेट लाइन भी है तो हम स्ट्रेट लाइन का एंगल भी थीटा इज इक्वल टू d/r लिख सकते हैं। d क्या है? इसकी डायमीटर है या दूरी है, और r इसकी डिस्टेंस है। तो हम काफी लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू लिख सकते हैं। क्लियर हुई ये बात?
अभी हमने बात भी की थी। तो थीटा इज इक्वल टू डी बाई आर ही आपका पैरेलैक्स मेथड है। अब नापने का तरीका क्या है, अब थीटा रेडियन में हो, इसको रेडियन में कन्वर्ट, अगर मान लो सेकंड में दे रखा है तो किस में कन्वर्ट होना चाहिए, ये इट मस्ट बी इन रेडियन। कभी भी डिग्री में मत ले लेना, ना सेकंड में ना मिनट में। 1 डिग्री इज इक्वल टू इतने मिनट इज इक्वल टू इतने सेकंड, वो सब तो अच्छी बात है, लेकिन इसको कभी भी आप डिग्री में मत ले लीजिएगा ना, रेडियन में। अब देखिए निकालते कैसे हैं, कैसे डायमीटर ऑफ, मान लीजिए डायमीटर ऑफ सन निकालना है, तो सिर्फ लॉजिक का गेम है, फॉर्मूला यही लगने वाला है। सन है और आप अर्थ के किसी एक पॉइंट पे हैं, तो आप इसके दोनों साइड के जो डायमीटर ने आपके इसके ऊपर एंगल मेंटेन किया है, हम उस एंगल को नाप लेते हैं। एंगल नापना बहुत मुश्किल नहीं है, वो बड़ा आपके पास डिवाइसेस हैं आजकल अवेलेबल, आप इजीली एंगल नाप सकते हैं, कितना आपकी आंखों पे वो एंगल मेंटेन कर रहा है। और हमको अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, किताब में दे रखा है, पढ़ लीजिएगा। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। डायमीटर ऑफ अर्थ, इक्वेटर की लेंथ की बात करें, 1 पारसेक क्या है, 1 लाइट ईयर क्या है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, वैल्यूज इनकी। इनमें भी कभी कभी कन्वर्जन पूछ लेता है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। वैल्यू याद कर लीजिए, मुझे याद नहीं रहती। 1 पारसेक क्या है, दैट डिस्टेंस विच मेंटेन 1 डिग्री एंगल। हाँ चलो बताता हूँ, वो डिस्टेंस जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पे 1 सेकेंड का एंगल मेंटेन करे। 1 पारसेक ही होता है ना, हाँ उल्टा भी होता है, एक मिनट क्या होता है, पढ़ लीजिए किताब में, वैल्यू याद कर लीजिएगा, ठीक है। इन तीनों की वैल्यू याद रखनी। लाइट ईयर तो पता ही क्या चीज है, 1 लाइट ईयर, इसकी भी वैल्यू देख लीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। किसकी, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू क्या होती है, 1 पारसेक की वैल्यू क्या होती है, लंबी यूनिट है मेजर करने के लिए। 1 लाइट ईयर की वैल्यू क्या होती है, तो ये वैल्यूज याद कर लीजिएगा, आपका काम किताब में। सर लाइट ईयर तो याद रहता है। लाइट ईयर याद रहता है, याद रखो, अच्छी बात है, वेरी गुड, बढ़िया है। सर ये दोनों भी याद कर ले। याद कर लो, वैसे कोई जरूरत है नहीं, लेकिन हाँ याद कर लेना चाहिए। वैसे जनरली एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, जो ज्यादा रट्टित होता है उसका काम बनता नहीं है आईआईटी में। आईआईटी के अंदर केवल एक ही चीज हमेशा पूछती, कोई भी डाटा चाहिए तो दे देता है, बस सॉल्व करने का आना चाहिए। रटना ठीक नहीं होता, इसीलिए कभी भी आप गौर कीजिएगा, आप अभी पढ़ना स्टार्ट ही कर रहे हैं, कभी 11th 12th वाले बच्चों से पूछ लीजिएगा, मुझे कभी भी किसी भी डाटा को याद करने की एबिलिटी है ही नहीं मेरे अंदर। क्यों नहीं है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मुझे सारी कांस्टेंट की वैल्यू भूल जाती है। क्यों, क्योंकि मुझे याद करने की जरूरत ही नहीं है, वो डाटा गिवन होता है। आप कभी भी जब आगे हायर स्टडीज भी करेंगे तो वहां सारा डाटा दिया जाता है, आपको तो मेनली कैलकुलेशन फॉर्मूले पर ध्यान रखना पड़ता है। सर कांस्टेंट भी गिवन होते हैं, सब गिवन होता है बेटे, एक चीज गिवन होती है पेपरों में, हर पेपर में। इनफैक्ट सीबीएसई पेपर में भी वैल्यू देती है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू इतनी है। 10th के लेवल तक की बात अलग होती है, 11th 12th में सारी वैल्यू। अभी पाई की वैल्यू नहीं दे देगा, क्या आपको पाई की वैल्यू दे देगा, नहीं नहीं, कुछ जो बिल्कुल कॉमन है वो तो याद रखनी ही पड़ेगी। जनरली ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, वो कांस्टेंट, बीन्स कांस्टेंट, इन सब की वैल्यू दे देगा आपको। और खास करके सीबीएसई जरूर देता है, और आईआईटी नीट जितने भी एग्जामिनेशन है स्टैंडर्ड, वो सारे स्टैंडर्ड्स की वैल्यू देते जरूर है, जितने भी कांस्टेंट। तो रिक्वायरमेंट है नहीं, फिर भी आप याद करना चाहें, आपकी मेमोरी अच्छी है तो अच्छी बात है। क्योंकि मेमोरी 2 तरीके की होती है, एक रट्टू वाली मेमोरी होती है और एक एप्लीकेशन वाली मेमोरी होती है। तो आपको एप्लीकेशन वाली मेमोरी अच्छी करनी है, रट्टू वाली नहीं। क्या या देख लीजिएगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है, 1 पारसेक 1 लाइट ईयर। याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। हाँ ये वैल्यू याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी फिलहाल के लिए यूनिट टेस्ट में क्या पता है, एक क्वेश्चन पूछ ले, मतलब जो एग्जाम पूछ रहे हैं उसमें एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल डाल दें, आपको पूछ लें, तो ध्यान रखिए क्योंकि वो यूज करेगा इसमें यूज करने वाले हैं हम। तो डायमीटर ऑफ सन निकालने का क्या तरीका है, डायमीटर ऑफ सन की वैल्यू क्या हो जाएगी, किसी पॉइंट से थीटा एंगल ने मेंटेन कर लिया, डी बाई आर। टी है डायमीटर और आर है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और थीटा हम नाप लेते हैं, थीटा की वैल्यू देता है। ऐसे किसी भी स्टार की, मान लीजिए अर्थ है, अर्थ की डायमीटर हमें पता है 6400, ये याद रहती है, 6400 किलोमीटर की एक स्टार है। तो अर्थ के इक्वेटर के 2 पॉइंट से हम इस स्टार को चेक करते हैं। पहले वाले से देखा थीटा 1 एंगल पे, दूसरे वाले से देखा थीटा 2 एंगल से, हमको ये डिस्टेंस निकालनी है। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस। हम इस तरीके से भी नाप सकते हैं,
कई बार हम सन के चारों तरफ रहते हैं, हम 6 महीने बाद नापते हैं, अर्थ है ये। तो 6 महीने बाद ये दूरी हो जाएगी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, E1 E2। तो कई बार ये ऐसे भी नापा जाता है स्टार की दूरी को, तो θ1 प्लस θ2, या इसको थीटा ही लिखे रहने दो, जो एंगल मेंटेन्ड है, इज इक्वल टू ट्वाइस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बाय रेडियस। तो आपको इस पे वैल्यू पुट करा करके न्यूमेरिकल एक पूछ सकता है। तो कुल मिलाकर ध्यान क्या रखना है, एंगल दिया होगा, आर या डी दिया होगा, तीसरी चीज पूछ लेगा, पता होना चाहिए कि क्या है ये। तब वो कहे डायमीटर ऑफ सन निकालो, डायमीटर ऑफ मून निकालो। अब डायमीटर ऑफ मून निकालने के लिए क्या है, डायमीटर जो मून बना हुआ है, आपको मून दिखाई दे रहा है, तो वो आपकी आंखों पे कितना एंगल मेंटेन कर रहा है वो बताएगा। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, जनरली इतना ही एंगल होता है। डिग्री विग्री बहुत कम होता है, मून का तो तब भी ज्यादा है, लेकिन सन वगैरह और जो दूर के स्टार्स हैं वो बहुत छोटे छोटे एंगल मेंटेन करते हैं। तो सेकंड में याद रखना है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो ये याद रखना है आपको। तो इसके ऊपर बेसिक करके न्यूमेरिकल वगैरह पूछ सकता है, 1-2 कल के लिए मैं न्यूमेरिकल करा दूंगा, ठीक है ना। मैं फोटो स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा, 1-2 न्यूमेरिकल कर भी लेंगे इसके ऊपर। कल थोड़ा मैं वर्नियर स्केल और उनके बारे में बात करूंगा, ठीक है, वर्नियर स्केल और स्क्रू गेज, क्योंकि न्यूमेरिकल मुझे लगता है आएगा, और वो आईआईटी के लिए इंपॉर्टेंट भी। हालांकि ये प्रैक्टिकल है, हम इसको क्लासरूम में, जब मैं वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज लाके 2 मिनट लगता है मुझे सिखाने में, लेकिन फिर भी कल थ्योरी में पढ़ा दूंगा। न्यूमेरिकल अगर आता है तो आपके लिए इश्यू नहीं रहेगा। कल मैं इसको कंप्लीट कर लूंगा, कुछ न्यूमेरिकल और कंप्लीट करा दूंगा। अब ये एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लीजिए। परसों नरसों नहीं कंप्लीट हुआ तो संडे को डाउट लेंगे, और पेपर अगर आपको देने का मन है तो मैं एक बार बात कर लेता हूँ, आप बात कर लीजिए। अरविंद सर क्या कह रहे थे, बात की आपने? मैथ्स वाले सर से मैंने कहा था कि बच्चों से एक बार बात कर लीजिए, आपसे बात हुई उनकी? मौलिक? नो सर, नहीं हुई अभी तक। तो सर ने पूछा था कि आपने फिक्स कर दिया क्या, मतलब वो पूछ रहे थे कि अब तक डेट फिक्स हुई है नहीं हुई है। हाँ, तो नहीं तो सर से बात करो ना, अगर देने का मन हो संडे को दे लेना, अभी बीच में मत रखो, पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मंडे वाला टेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन ये बीच वाला, क्योंकि कंप्लीट करके पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस हो गया आपका। यस सर, वो तो पहले ही हो गया था। हाँ, मैथ्स का कभी हो गया बहुत पहले ही हो गया मैथ्स का भी। चलो सर। बढ़िया है, तो अच्छी बात है। फिजिक्स का ही लंबा था, बहुत सारी चीजें डाल दी, मैथमेटिकल टूल, वेक्टर, यूनिट एंड डायमेंशन सब डाल दिया था। आगे काइनेमेटिक्स से कोई नहीं, अब मंडे के बाद से काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, बड़ा मजा आएगा, बहुत अच्छी यूनिट है। आपने अभी तक बहुत सिंपल लेवल पढ़ी हुई है, हम लोग उसको बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे। अभी तक ये समझ लीजिए कि आपने बहुत बेसिक पढ़ा हुआ है, और जो 9th-10th में भी, जैसे मान लीजिए आपने एनटीएससी की तैयारी की, तो आपने कुछ अच्छा थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, यस सर। लेकिन अभी उससे भी ज्यादा अच्छा पढ़ने को मिलेगा। बहुत ही जबरदस्त यूनिट है काइनेमेटिक्स, ठीक है। तो मैं कहता हूँ आप इसको ध्यान रखिएगा। पैरेलैक्स वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किताब वगैरह में मिल जाए तो अच्छी बात है, एनसीईआरटी में मिलेगा। आपके असाइनमेंट पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता, मिल जाए तो अच्छी बात है, कर लीजिएगा। और बुक वगैरह में हो तो भी सॉल्व कर लीजिएगा। पैरेलैक्स का 1-2 न्यूमेरिकल, कुल मिला के थीटा इज इक्वल टू डी बाई आर पे न्यूमेरिकल होगा, 1-2 मैं कल करा दूंगा। कल मैं वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज पे बात कर लूंगा, ठीक। बाकी यूनिट एंड डायमेंशन में और कुछ नहीं आएगा। सिग्निफिकेंट फिगर मैंने आपको बता ही दिया, उसको पढ़ के नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन ऑप्शन 1-2 कर लीजिएगा, आ सकता है। डन। बाकी बच्चों कल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
हर्ष, हेलो हर्ष, हेलो हर्ष, नहीं तो खेल। हेलो हर्ष, I said no. I said play, play. विमान देख ले। देखो अब कर फूफू। मेरे पास फिर मीटिंग आईडी ना है। मैं भेज तो रही हूँ। ना मत कर।
क्यों? हाँ दीदी, आधे एक तक। ओए फिर चल रही थी पर हाँ मेरी होली खत्म है। हम थोड़ी देर खाते थे ना मैं कुछ सर्च करूँ तो दे दूँगा एक मिनट